नमस्कार, रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम जिनसे बातचीत करने वाले हैं उन्हें हम अपनी संस्था धानी का लाल कहते हैं और बहुत मिस करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आईपीएस अमित सिंह जी की, जो कि इस समय भोपाल में पदस्थ हैं, एआईजी हैं और बहुत एक्टिव रहते हैं। अगर बात मैं कोरोना की करूँ तो जब कोरोना की पहली लहर आई थी, हमको पता भी नहीं था कि कोरोना का मतलब क्या होता है। उस समय ऐसी सिचुएशन में दिन रात एक करके भरत यादव जी ने और अमित सिंह जी ने उस कोरोना को कंट्रोल किया और लोग अपने आप को बहुत महफूज समझते थे। और जब देखते थे कि हम रात में 12 बजे हूँ, 1 बजे हूँ, 2 बजे हूँ, हमेशा एक कॉल पर वो हमेशा से आपके कॉल को भी एक्सेप्ट करते थे और जो भी समस्या है, चाहे वो सिर्फ पत्रकारों की बात मैं नहीं कहूंगी, आम पब्लिक जो है वो उनको अपना बेटा मानती थी। तो कोई बहनें उन्हें अपना भाई मानती थी, जैसे मैं भी उनको अपना बड़ा भाई मानती हूँ। तो मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है कि आज वो हमारे साथ रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में उपस्थित हैं और बहुत सारी हम उनसे बातें करेंगे। सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जबलपुर शहर में जब आप एसपी के पद पर पदस्थ थे, पहला कोरोना का यहाँ पर जब संक्रमण हुआ था और उसके बाद आप लोगों ने मिलकर जिस प्रकार से उसे कंट्रोल किया था, वो अब हम जबलपुर वासी जो हैं, उस चीज़ को बहुत मिस कर रहे थे। सेकंड लहर जब आई और सेकंड वेव देखिए, जब आई जी, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि पूरी पब्लिक का मैं आपको बताऊँ रुझान सिर्फ फेसबुक हो या सोशल मीडिया, व्हाट्सएप हो या ट्विटर हो, सब यही कहते थे कि एसपी अमित सिंह होते तो कैसा होता? एसपी अमित सिंह होते तो सँभाल लेते। तो ऐसा सुनकर कैसा लगा? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये विश्वास की चीज़ें होती हैं। हमारे जो सक्सेसर जबलपुर में हैं, सिद्धार्थ इज़ अ जी, वेरी गुड ऑफिसर और जो मैं लगातार जबलपुर की जो न्यूज़ आ रही है, कलेक्टर और एसपी दोनों अच्छा काम कर रहे हैं और कंट्रोल भी कर रहे हैं। सेकंड वेव ज़्यादा है, फैटल ज़्यादा है, तो कंट्रोल करने में भी निश्चित तौर पे चैलेंज रहेगा। पूरा प्रशासन जी, काम कर रहा है और धीरे-धीरे जो जबलपुर है, वो बिल्कुल कंट्रोल में आ रहा है और फर्स्ट वेव की तुलना में सेकंड वेव ज़्यादा इन्फेक्शनस और फैटल थी। और मैं तो कहूँगा जी, कि कहीं न कहीं पब्लिक के लेवल पे भी थोड़ी हम उस तरीके से अलर्ट नहीं थे जितना फर्स्ट वेव में थे। फर्स्ट वेव में बहुत सी चीज़ें स्वतःस्फूर्त थी। अगर लॉकडाउन कराने चाहते थे तो पब्लिक का सपोर्ट मिलता था और पूरी तरीके से पब्लिक एक कलेक्टिव कंसर्न में काम करती थी। सेकंड वेव में ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि हमारी जी, इम्यूनिटी अच्छी है, पूरी दुनिया में कोरोना ने कहर बरपा है, हम तो मिट्टी में खेलने वाले लोग हैं, हम तो नाले का पानी पी के रहने वाले लोग हैं। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि सेकंड वेव में हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। अति आत्मविश्वास के कारण निश्चित तौर पे दिक्कतें आई हैं और उस दिक्कत का परिणाम ये रहा है कि इन्फेक्शन रेट भी बढ़ा है, फैटल भी जो मृत्यु दर है, उसमें थोड़ी इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन समय रहते हुए चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, जो ग्राफ बढ़ा था, पॉज़िटिविटी जो है, वो कम हुई है। तो एक अच्छा जी, साइन है और मुझे लगता है कि पब्लिक में भी अब जिस तरीके की अवेयरनेस होनी चाहिए, उस लेवल में है, लोग पालन कर रहे हैं। मैं भी जब बाहर निकलता था, लोग मास्क नहीं पहनते थे। मास्क पहनते भी थे, तो पुलिस को देख के कि कहीं उनका चालानी कार्रवाई ना हो जाए। स्वतः स्फूर्त होना चाहिए क्योंकि अगर हम प्रोटोकॉल का पालन पुलिस करवा रही है, तो व्यक्ति विशेष के लिए करवा रही है, अपने लिए नहीं करवा रही। तो कई बार ये बिल्कुल। चीज़ें आत्म अनुशासन और आत्मनियंत्रण से कंट्रोल की जा सकती है और मुझे पूरा विश्वास है कि जबलपुर का जो प्रशासन है, वो सही दिशा में काम कर रहा है, एक कलेक्टिव एफर्ट कर रहा है। बहुत जल्दी स्थिति कंट्रोल में है और अच्छी हो जाएगी। जी, और एक समय ऐसा आया था सेकंड वेव की मैं आपको बात करूँ कि त्राही-त्राही सी मच गई थी। ऑक्सीजन की कमी है, कहीं बेड की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में अगर बात करूँ, तो उसकी भी कमी है। मतलब ऐसा होता था कि कोई कोरोना पॉज़िटिव है, वो उसको ऐसा लगता था कि तुरंत हॉस्पिटल पहुँच जाए, तुरंत उसको ऑक्सीजन बेड मिल जाए, तुरंत वेंटिलेटर मिल जाए। मतलब ये था कि जो ट्रॉमा रहता था ना, उसके कारण इतनी भयावह स्थिति थी कि कहीं रोना सुनाई दे रहा है, कहीं मौतें दिख रही हैं, तो पब्लिक भी डर सी गई थी। ऐसे समय में इंसान को किस तरीके से पॉजिटिव होकर कार्य करना चाहिए
और डिसीजन लेना चाहिए? देखिए सिमरन जी, हर व्यक्ति को कोरोना का इफेक्ट अलग-अलग होता है और उस इफेक्ट को हम क्लिनिकली टेस्ट भी करते हैं। हमारा हुँ, ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, पल्स रेट जी, कितनी है, बीपी कितना है, हमारा टेम्परेचर कितना है। क्योंकि जो कोरोना की बीमारी, जैसे मैं और मेरा पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव रहा, अभी हम लोग इससे उभरे हैं, स्वस्थ हुए हैं, तो मॉनिटरिंग जी, करनी है। अगर आपका सब कुछ नॉर्मल रेंज में है, तो आपको ट्रॉमा वाली स्थिति में नहीं आना है, आपको हॉस्पिटल नहीं जाना है, आपको ऑक्सीजन का सपोर्ट नहीं लेना है। आपको रेमडेसिविर की ज़रूरत तब होगी जब आप माइल्ड से मॉडरेट की ओर बढ़ रहे हैं, आपका इन्फेक्शन बढ़ रहा है, लंग्स बिल्कुल, इन्फेक्शन बढ़ रहा है। बिना वजह पैनिक होना, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अप्रैल के 2nd वीक में एक पैनिक वाला जो पूरा माहौल क्रिएट हुआ, उससे भी एक पैनिक हुआ और हॉस्पिटल्स में लिमिटेड चीज़ें हैं, ज़्यादा लोग जाएँगे और जाने के बाद डिस्चार्ज नहीं होंगे। कई बार ऐसी स्थितियाँ हुई कि वो नॉर्मल हैं, ऑक्सीजन रेट उनका सिचुएशन सही है, उनका पल्स रेट सही है, सब कुछ सही है, क्लिनिकली फिट हैं, उसके बाद भी वो डिस्चार्ज नहीं होना चाह रहे हैं, हॉस्पिटल में रहना चाह रहे हैं। इसके कारण शुरू में पैनिक हुआ और निश्चित तौर पे शुरू में कालाबाज़ारी और मुनाफ़ाखोरी जैसी चीज़ें भी हुई। रेमडेसिविर के नकली इंजेक्शन की भी चीज़ें हुई। तो ये तो व्यक्ति का ग्रीड है। हर आदमी लालची प्रवृत्ति का होता है और ऐसी आपदा के समय अगर ऐसी चीज़ें कर रहा है, तो निश्चित तौर पे अक्षम्य है और कानूनी रूप से गैर कानूनी है। सभी जिलों में मध्य प्रदेश में कार्रवाई हुई है, जबलपुर में भी कार्रवाई हुई है। परिणाम ये हुआ है कि जो मुनाफ़ाखोरी, कालाबाज़ारी करने वाले लोग हैं, वो अंडर कंट्रोल हैं और सारी चीज़ें अ, सही डायरेक्शन में जा रही हैं। एक चीज़ आपने बहुत अच्छी कही कि अभी क्योंकि आपका परिवार भी कोरोना पॉज़िटिव था, तो हम ये जानना चाहेंगे और साथ ही साथ जो जबलपुर शहर के लोग हैं, वो ये जानना चाहेंगे कि जब आप कोरोना पॉज़िटिव हुए, तो किस प्रकार से आपका ट्रीटमेंट हुआ? आप घर पर ही रहे या हॉस्पिटल गए? और अगर घर पर रहा, तो फिर इसके साथ आपके क्योंकि बच्चे भी थे, बच्चे बहुत छोटे हैं, उनके साथ किस प्रकार से आपने ट्रीटमेंट लिया और कितने दिन में आप इस बीमारी से बाहर आए, इस संक्रमण से? देखिए क्योंकि पहले आपका मेरी माँ अप्रैल के 2nd वीक में पॉज़िटिव हुईं। मैं उनको देखने के लिए प्रतापगढ़ गया और लगभग 10 दिन मैं हॉस्पिटल आता-जाता रहा, उनकी हुँ, केयर में। और जब वो ठीक हुईं तो मैं वहाँ से निकला भोपाल के लिए और रास्ते में ही मुझे जो मेरी बॉडी अ, इंडिकेट कर रही थी, मुझे हुँ। खाँसी आ रही थी, हल्का-हल्का हरारत टाइप का था। मुझे ये लग रहा था कि मैं कोरोना की चपेट में आ गया हूँ। 26 को मैं भोपाल पहुँचा और मैंने अपने को आइसोलेट कर लिया। दूसरे दिन ऑफ़िस गया और ऑफ़िस में ही मैंने एंटीजन टेस्ट कराया, एंटीजन नेगेटिव रहा। आरटी-पीसीआर हुँ, मैंने करवाया, आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट दूसरे दिन आई, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस जो था, जिस तरह से मैं कोरोना को जानता था, डॉक्टर्स बता रहे थे, वो मुझे ये बिल्कुल कन्फर्म था कि मैं कोरोना पॉज़िटिव हूँ। और उसी समय से आईसीएमआर की जो दवाइयाँ थी प्रिस्क्राइब्ड, वो मैंने खाना स्टार्ट कर दी। मैंने अपने को जी, आइसोलेट कर दिया, मैं दूसरे कमरे में सोने लगा, बच्चे और वाइफ़ दूसरे कमरे में सोने लगी। लेकिन हमारा मॉनिटरिंग बच्चों पर भी स्टार्ट थी। ऑक्सीमीटर की मशीन खरीद ली थी, हमारे पास थर्मल स्कैनर था, हमारे पास और जो चीज़ें घर पे होनी चाहिए वो सभी हमने मार्केट से मँगा ली थी और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। बाकायदा रजिस्टर मेंटेन था, हर 2 घंटे बाद पल्स रेट क्या हो रही थी, ऑक्सीजन क्या हो रहा था, वो सारी चीज़ें चेक। जैसे जब बॉडी में शुरुआत के दौर में बुखार रहता है, हरारत रहती है, तो निश्चित तौर पे पल्स रेट 100 से ऊपर चला जाता है। जी, अ, उसके इसके अलावा सैचुरेशन जो है, ऑक्सीजन सैचुरेशन है, उसका फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है। तो ये हम नहीं जानते थे। तो हम परेशान हो जाते थे, हम और वाइफ़, क्योंकि 2-4 दिन बाद बच्चे और वाइफ़ भी कोरोना पॉज़िटिव हो गए। तो जी, टेलीमेडिसिन जो हमारे डॉक्टर्स थे, उनसे लगातार संपर्क करना, उनसे बातचीत करना और उन्हें बताना कि भई किस तरीके से ऑक्सीमीटर हमें देखना है, कितनी देर तक हमें रीडिंग देखनी है, कैसे उसका एवरेज निकालना है। अगर बुखार है, तो क्या हमें ऑक्सीजन सैचुरेशन लेना है, पल्स रेट लेना है, ये सारी चीज़ें थ्रू टेलीमेडिसिन डॉक्टर से बाकायदा बाकायदा हम बात करते थे, वाइफ़ बात करती थी, हम जगह-जगह एसपी रहे, वहाँ जो हमारे बच्चों के डॉक्टर्स थे, उन सब से हम संपर्क कर रहे थे। डॉक्टर खरे जबलपुर में हैं, बच्चों के वो जी, हमारे बच्चों को देखते थे, उनसे लगातार संपर्क में थे। डॉक्टर महाजन खरगोन में थे, उनसे लगातार डॉक्टर राहुल भोपाल में थे। तो लगातार और उनसे संपर्क में थे और जो सिम्पटम्स थे, उसके अकॉर्ड हम दवा मँगा के बच्चों को दवा प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन किसी भी तरीके की हीला-हवाली नहीं कर रहे थे कि बच्चों के
कब देनी है हमें कौन सी दवा, कब ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन देखना है, पल्स रेट देखना है, कब थर्मामीटर से टेम्परेचर लेना है, ये लगातार मॉनिटर कर रहे थे। इसके अलावा खान-पान पे भी विशेष ध्यान दे रहे थे, क्योंकि ये जो बीमारी है वो शरीर को तोड़ देती है। आपको डाइट अच्छा करना है, आपको अंडे खाने हैं, अगर आप नॉन-वेज खाते हैं तो आप उस तरीके का डाइट लें। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर, दाल का उपयोग करें, सलाद का उपयोग करें। उसके अलावा जो सीज़न के फल हैं, विशेष रूप से जो विटामिन सी वाले फल हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ और हो सके पानी में अगर बच्चे हैं तो हल्का कुनकुन पी रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। पूरी डाइट आपको कंट्रोल करनी है और उसके बाद उभरने के बाद, बीमारी से उभरने के बाद भी आपको मॉनिटरिंग करनी है, क्योंकि बीमारी के बाद आपको कमज़ोरी बहुत फ़ील होती है। पूरी तरी शरीर जो है वो टूटती नज़र आती है। विटामिन डी, जिंक, ये सारी चीज़, विटामिन सी, ये लगातार आपको डॉक्टर से पूछ कर खाना है। मल्टीविटामिन खाना है, एनर्जी ड्रिंक लेनी है। अपने डाइट के से सप्लाई इन सारी चीज़ों को सप्लीमेंट जो हैं, विटामिन्स के और प्रोटीन के, उनको अपने लगातार मॉनिटरिंग रखना है, क्योंकि इस बार का कोरोना आफ्टर रिकवरी भी आपको हिट कर रहा है। आपका जो बॉडी का ऑर्गन कमज़ोर है, उसको हिट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार आप नेगेटिव हो गए, तो आप पूरी तरीके से उबर गए। आपकी मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से होना है, प्रॉपर डाइट होना है, प्रॉपर तरीके से दिन भर में एक बार आपको पल्स रेट, सैचुरेशन अपना देखना है और थोड़ा-सा भी बच्चे की तो चंचल होते हैं, हमेशा खेलते रहते हैं, ज़रा से भी उनकी बॉडी अगर आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि वो सुस्त पड़ रहे हैं या उनको कुछ दिक्कत हो रही है, तो तत्काल आपको अलर्ट हो जाना। ऑब्ज़र्वेशन अपने बच्चों का खुद करना, जैसा कि कहा जा रहा है कि थर्ड वेव आने वाली है, बच्चों को हिट करेगी। तो मैं मानता हूँ कि पेरेंट्स को अलर्ट रहना है, अपने डॉक्टर से फ़ोन, टेलीमेडिसिन के माध्यम से लगातार टच में रहें और जिसपे डरने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी तक मेरी अपनी जानकारी में डेथ्स हुई हैं, उसमें मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि 100% लापरवाही, लेकिन जिसने देर से इलाज शुरू किया, जिसने लापरवाही की, उनके साथ निश्चित तौर पे गलत हुआ है। उनके यहाँ डेथ्स हुई हैं, फैटल रेट वहाँ पर ज़्यादा है, वो ज़्यादा रहा है और डेथ्स भी ज़्यादा रही है। तो यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, कोरोना के सिम्पटम्स आते ही टेस्ट करा के इलाज शुरू कर देना। जिन लोगों ने ये किया, उनके जी, बचने की संभावना ज़्यादा रही, सर्वाइव किया और इलाज लेकर नेगेटिव होने के बाद भी लगातार डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से, विटामिन्स, प्रोटीन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अलर्ट रहना है, ताकि शरीर की सारे सिस्टम, इम्यून सिस्टम से लेके और सारे सिस्टम जो हैं, वो मेंटेन रहें, बैलेंस रहें और आप अ, चंगे रहें, दुरुस्त रहें। आपकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है, खासकर जो एक कोरोना पॉज़िटिव है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ अगर आप जबलपुर शहर की बात करें, तो पहली लहर जो आई थी फर्स्ट वेव, तो एक ये हुआ था कि प्रशासन की तरफ से सर्वे हो गया था। साथ ही साथ टेस्टिंग भी उसी युद्ध स्तर पे हुई थी। यहाँ सेकंड लहर की बात करूँ, सेकंड वेव की, तो ये जो आपका सर्वे था, वो कहीं मिसिंग हो गया था। टेस्टिंग भी उतनी नहीं हो रही थी। लेकिन धीरे-धीरे वो कहते हैं कि गाड़ी एकदम से रफ्तार पकड़ती है, फिर प्रशासन एकदम से चौंका और फिर उसके बाद उन्होंने ये सारा कार्य किया। और उसके बाद मैं अगर बात करूँ कि पब्लिक जो है इस बीच, वो थोड़ा-सा बहुत डर गई। डर इसलिए गई क्योंकि पेपर में देख रही है, न्यूज़पेपर में, टीवी में, तो जो नेगेटिव न्यूज़ आती हैं, खासकर डेथ वाली, वो बच्चों को भी डरा देती है। में क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव हैं और हमेशा से पॉजिटिव रहते हैं और किसी भी केस को आप बहुत इजीली हैंडल कर लेते हैं। और बात अगर मैं कहूँ, मेरी पूर्व सीएमएचओ से भी बात हुई थी मिश्रा जी से, तो उन्होंने भी मुझसे यही बोला था कि ये जो लोग एकदम से पैनिक हो जाते हैं कि कोरोना हो गया है, हॉस्पिटल में भागना है, मत भागिए। घर पे रहिए और घर पे रह के अपना ट्रीटमेंट कराइए और साथ ही साथ डॉक्टर के साथ, जैसे कि आपने कहा, उनके साथ टच में रहिए। और जो लोग ट्रोमा में आ जाते हैं, खासकर आफ्टर कोरोना पॉजिटिव होने के बाद, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि लगातार मॉनिटरिंग करें और डॉक्टर से बात करें। आप फ़ेसबुक और व्हाट्सएप में जो प्रोवाइड किया जा रहा है, डॉक्टरी नॉलेज और विभिन्न तरीके के थेरेपीज़ के बारे में बताया जा रहा है, उस पे ज़्यादा भरोसा ना करें। जो आईसीएमआर और हमारे मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, दवाइयाँ
या उसके बाद के जो थेरेपीज उसको फॉलो करें। आप जी, और आप आपने बहुत सही चीज की, निगेटिविटी ज्यादा थी। जो लोग मरते थे उनके बारे में ज्यादा सोशल मीडिया पे प्रोपोगेट किया जाता था, लेकिन जो लोग इससे उबरते थे, 96% 97% लोग, डेथ रेट अभी भी बहुत कम है। वो फेसबुक और सोशल मीडिया पे उतने सक्रिय नहीं रहे कि वो उबर गए तो उन्होंने क्या किया, क्या फीलिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, क्योंकि ज्यादा जो डेथ्स हुई हैं वो शॉक के कारण हुई है। आप हॉस्पिटल में जी, हैं, आपके बगल का जो पेशेंट है, को पेशेंट है, उसकी डेथ हो जा रही है, तो आप शॉक पे चले गए। तो इस तरीके की उस शॉक में निश्चित तौर पे डेथ्स बढ़ी हैं। ये बीमारी आपके पॉजिटिव रहने की है। एक बार पॉजिटिव हो के आप कोविड हो गए, तो आपको अपने अंदर की पॉजिटिविटी को मेंटेन रखना है कि हम इस बीमारी से उभरेंगे, जीतेंगे। और जो लोग इस सोच के अप्रोच के साथ इस लड़ाई से बीमारी से लड़े हैं, वो सभी सही रहे। जो शॉक में चले गए और दूसरी पेशेंस के साथ लगातार घर वाले, मित्र, यार बातचीत करते रहे। 24 घंटे ना करें, लेकिन सुबह-शाम उसकी केयर करें, बातचीत कर लें फ़ोन पे, वीडियो कॉल कर लें, वीडियो कॉल करके उससे जो उसको अच्छी चीज़ लगती है, उस संदर्भ में बात कर लें। जो उनको अच्छा खाना लगता है, वो घरवाले उनको भेजें। मैं मानता हूँ इसमें घर वालों का भी रोल बहुत डिसाइडिंग है। मैंने बिल्कुल। देखा है कि एक नया कल्चर चल गया है, कुछ एनजीओज़ अटेंडेंट के तौर पे अटेंडेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, घर वाले अटेंडेंट के तौर पे भी अपने पेशेंट के साथ तीमारदारी के तौर पे वहाँ हॉस्पिटल में नहीं रह रहे हैं। ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। ये बीमारी है, किसी बिल्कुल, को हो सकती है। आपको अपने फैमिली के साथ केयरिंग एटीट्यूड के साथ उनका इलाज कराना है, उनको विश्वास दिलाना है कि आप ज़रूर इस बीमारी से उभरेंगे। और ये विश्वास एक बार अंदर अगर पेशेंट के आ जा रहा है, तो निश्चित तौर पे वो जीत रहा है इस बीमारी से और वो स्वस्थ होके घर आ रहा है। एक चीज़ और भी रहती है कि पेशेंट अगर जहाँ हॉस्पिटलाइज़ है, बगल जैसे आपने कहा कि बगल वाले पेशेंट को देखता है तो वो डर जाता है और इसी कारण जबलपुर शहर में कई सुसाइड केस भी हुए हैं। क्योंकि वो कोरोना पेशेंट थे, लेकिन उनको इतना डर हो गया था, खासकर जो कहते हैं कि जो स्टाफ है, कई बार उनका ये कहना होता है कि स्टाफ उनके साथ बिहेव अच्छा नहीं कर रहा है। और इनकी भी 24 अगर बात करें कि ड्यूटी लगी हुई है, तो वो भी डिप्रेशन में रहते हैं और अपना डिप्रेशन उतार कर पेशेंट के पास दे देते हैं। खासकर नर्सिंग स्टाफ, अभी मैं आपसे बताना चाहूंगी क्योंकि मेरी अपनी एक एनजीओ भी है। तो इलाहाबाद से एक प्रेग्नेंट लेडी आई थी, 8 मंथ प्रेग्नेंट थी और कोरोना पॉजिटिव थी। तो यहाँ भटकते भटकते हमारे से कांटेक्ट हुआ और हमने उनको मेडिकल में एडमिट करवाया। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ, वो अच्छे से होकर अपना इलाज करवाकर और नेगेटिव होकर यहाँ से गई। और क्योंकि प्रेग्नेंट थी तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी दो जान की थी, उस लेडी की भी और उनके घर में पल रहे शिशु की भी। तो मैंने उनको यही कहा था, पैनिक मत होना, आप बिल्कुल जैसा भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट करो और आपको अच्छा होना है ये आप सोचो और उसके बाद आप जाओ। और उसके बाद जब वो जाने लगी तो उन्होंने दबी आवाज में कहा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन कई बार नर्सिंग स्टाफ और ड्यूटी डॉक्टर झुंझला देते हैं, डांट देते हैं, वो थोड़ा सा डर लगता है। तो मैंने कहा कि उसकी काउंसलिंग के लिए हमने कलेक्टर साहब से बोल भी रखा है और उसकी काउंसलिंग उन्होंने शुरू की है, क्योंकि एक पेशेंट जो पॉजिटिव होकर जाता है वो वैसे ही आधा मरा है। अगर दो मीठे बोल अगर आप ये कह देते हैं कि कोई बात नहीं सब ठीक होगा, हम है ना, तो उतने में ही ऐसा लगता है कि वो जंग जीत गया है। क्या करेंगे आप? बिल्कुल, आप सही कह रही, ये एटीट्यूड होना चाहिए और ऐसा सभी के साथ नहीं है। हमारे डॉक्टर्स और जो नर्सिंग स्टाफ है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर जगह खराब लोग होते हैं और ये इनकी गिनती बहुत कम होती है। इनको फिंगर टिप्स पे आप गिन सकते हैं। बहुत से हम्म, डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी केयरिंग होते हैं, बहुत से स्टाफ नर्स जो होती हैं, मेल नर्स जो होते हैं और जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है, वो काफ़ी कोऑपरेट करता है। तो हर जगह ऐसी चीज़ें हैं, ये कहें कि एब्सोल्यूट है, सारे स्टाफ जो हैं वो बहुत केयरिंग हैं, ये कहना तो सरासर गलत होगा। लेकिन हाँ, ये हॉस्पिटल प्रबंधन की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो प्रॉपर एक ब्रीफिंग दें। सुसाइड वाला जो आपने बताया है, ये काउंसलिंग भी होनी चाहिए पेशेंट की। मनोरोग की तरफ बढ़ते हैं, अवसादग्रस्त होते हैं। जी, जबलपुर में पिछले साल भी कई लोगों ने सुसाइड किया था। इंदौर में भी सुसाइडल केस हुए थे। अवसादग्रस्त अभी जबलपुर में इस बार भी सुसाइड हुआ हुआ है, है। अटेम्प्ट भी हुआ है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम मनोचिकित्सक से उनकी काउंसलिंग फ़ोन पे ही करा सकते हैं, ताकि
मैंने बताया ना कि घर वालों से ही बातचीत नहीं हो रही है पेशेंट की, घर वाले तो अछूत मान ले रहे हैं अपने पेशेंट को। कई बार ऐसी चीजें सामने आती हैं। कई बार एनजीओ और दूसरे संप्रदाय के लोग, अभी जबलपुर की एक न्यूज आई थी कि एक मुस्लिम व्यक्ति है जो लोगों के जो डेड बॉडीज हैं उनका लाश अंत्येष्टि कर रहा है। तो ऐसी चीजें भी चौंकाने वाली है कि परिवार के लोग इस तरीके से गैर जिम्मेदार हो गए हैं। आप फोन पे बात कर सकते हैं अपने, अगर आप इन्फेक्शन का डर है, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, टेलीमेडिसिन से डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, मनोचिकित्सक जी, का भी उपयोग आप कर सकते हैं। तो हर चीज़ का विकल्प है, हर चीज़ का रास्ता है। सोच आपको पॉज़िटिव रखनी है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आपकी सोच जी, अच्छी है, तो निश्चित तौर पे आप इससे निकल जाएँगी। ये कोई अछूत बीमारी नहीं है कि किसी को कोरोना हो गया तो अछूत मान लिया जाए और परिवार वाले ही उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें, बिल्कुल बायकॉट कर दें। दिस इज़ एब्सोल्यूट नॉनसेंस। ये बिल्कुल गलत है। उस समय जो पेशेंट है उसकी जो मेंटल स्टेटस है वो बड़ा नेगेटिव हो जाता है और इसी जी, नेगेटिविटी में वो अवसादग्रस्त हो जाता है और सुसाइडल टेंडेंसी की ओर बढ़ता है और सुसाइड करता है। कई बार स्टाफ नर्स भी ऐसी मिल जाती है, स्टाफ नर्स जिसके कारण वो सुसाइड की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हॉस्पिटल प्रबंधन, जो तीमारदार है मरीज का, वो घर वाले, वो सभी ध्यान रखें। ऐसी कोई चीज़ ना बोलें जो उसको पिंच कर जाए। बात बिल्कुल। उसको पॉज़िटिव तरीके से समझाएँ, काउंसिल उसकी हो और मेरा मानना है अगर ऐसा हम करेंगे तो निश्चित तौर पे रिज़ल्ट तो काफ़ी अच्छे हैं और भी अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। चलते-चलते आपसे जानना चाहेंगे अब क्योंकि आप भोपाल में हैं, क्या रूटीन रहता है आपका? और हमारे जबलपुर शहर को आप कितना मिस करते हैं? क्योंकि जबलपुर शहर तो आपको मिस करता ही है। देखिए रूटीन मॉर्निंग में उठ के एक्सरसाइज करना, वॉक करना, बंगले पे ही वॉक कर लेते हैं, साइक्लिंग कर लेते हैं बंगले में ही। उसके बाद बच्चों के साथ खेलना, थोड़ी बहुत कविताएँ लिख लेते हैं, जो किताबें बहुत दिन से पढ़ने का बना रखा था, वो किताबें मैंने मँगवा ली थी, पढ़ाई स्टार्ट करवा दी है। ऑफ़िस भी मैं ट्यूज़डे से जाने लगा हूँ, तो ऑफ़िस में भी टाइम निकल जाता है। जहाँ तक जबलपुर की बात है, तो जबलपुर में मैंने अपना जो एक टेन्योर होता है, लगभग 20 महीने एसपी रहा और एक पर्याप्त टेन्योर होता है। काफ़ी अच्छा लोगों का सहयोग रहा, स्टाफ का सहयोग रहा और मैं मानता हूँ कि इससे ज़्यादा एसपी शिप करनी भी नहीं चाहिए किसी ज़िले में। 20 महीने, 2 साल इज़ टू मच और उसके बाद फिर चीज़ें आपके नेगेटिव जाती हैं। और जी, जबलपुर के लोग मिस करते हैं, फ़ोन करते हैं, तो निश्चित तौर पे यही सही मायने में आपकी कमाई होती है कि आपके जाने के बाद लोग आपको एक्नॉलेज करें। तो मैं समझूँगा कि यही जबलपुर से मैं गिफ्ट लेकर आया हूँ कि आज भी लोग मुझे एक्नॉलेज करते हैं और जो भी मैं मदद होती है जबलपुर के लोगों की मैं करता रहता हूँ। मैं खरगोन, रतलाम, टीकमगढ़ एसपी रहा, मैं शिवपुरी में एडिशनल एसपी रहा, वहाँ के लोगों से भी मेरे संबंध हैं, बातचीत होती रहती है। लेकिन जबलपुर जी, से जो लगाव है वो निश्चित तौर पे बना हुआ लास्ट मेरा डिस्ट्रिक्ट था जहाँ मैंने एसपीशिप की है और अगर लोग मुझे मेरे कार्य को एक्नॉलेज करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मेरी पुलिसिंग सही डायरेक्शन में थी, कि लोग आज उसको एक्नॉलेज करते हैं, मेरा स्टाफ मुझे एक्नॉलेज करता है। तो निश्चित तौर पे मेरे लिए ये अचीवमेंट है कि स्टिल पीपल एक्नॉलेज मी और यही आपकी कमाई है कि आप जनता के एसपी हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम वर्दी पहने हैं जनता के एसपी बनने के लिए और अगर आप पब्लिक एसपी हो, जनता के एसपी हो, तो मैं मानता हूँ कि आपका वर्दी पहनना, आपका नौकरी करना, पुलिसिंग करना, ये सभी सार्थक है। आपने जीवन में सार्थकता पा ली है। तो जबलपुर में मैंने वो चीज़ें प्राप्त की हैं, उसका मुझे हमेशा अ, एक अभिमान रहेगा कि मैंने जो जनता के एसपी का कांसेप्ट लेकर मैंने पुलिसिंग स्टार्ट की थी, जबलपुर में वो चरम पे रही। जनता का एसपी की जनता की आवाज़, जनता की बात सुनना, जनता के फ़ोन पर रिस्पॉन्ड करना, चाहे वो रात में 2 बजे हो, अगर जनता का फ़ोन आ रहा है, तो हमको रिस्पॉन्ड करना है। आम पब्लिक का आदमी आपको तभी फ़ोन करेगा जब वो नीड में है, जब उसको आवश्यकता है आपकी। जब लोअर स्टाफ आपकी उसकी बात नहीं सुन रहा है, तब वो एसपी को फ़ोन करेगा। मैंने जबलपुर में ही नहीं, हर जगह अपना फ़ोन पब्लिक के लिए ओपन कर दिया था। आज भी मेरे पास मेरे अपने पुराने जिलों से 2-3 कॉल आ जाते हैं कि एसपी साहब, मैं कहता हूँ नहीं भाई मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, फलाने एसपी वहाँ पहुँच गए, आप फ़ोन लगा लें। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर पब्लिक से ग्रीवांसेस को एड्रेस नहीं करोगे,
उनकी बात नहीं सुनोगे। अगर मैं एक गरीब आदमी के घर जाता था जबलपुर में उनकी बात सुनने, तो उसके पीछे एक मैसेज होता था। अगर एक बुजुर्ग महिला के यहाँ जाता था तो एक पीछे मैसेज था कि हमारा थाना उस बुजुर्ग महिला को सुने। अमूमन ये एटीट्यूड होता है थाने में कि कोई बुजुर्ग महिला, बुजुर्ग पुरुष आए और घर की समस्या बताए तो हम उसको दरकिनार कर देते हैं, हम उसकी सुनते नहीं, वो थाने में किनारे बैठी रहती है और फिर थोड़े देर देर बाद चले जाती है। एक मैसेज जाता था। अगर मैं महीने में एक बार एक बुजुर्ग महिला के यहाँ जाता था तो मैसेज इज वेरी क्लियर कि हमारा स्टाफ और वो नालायक बेटा और बेटी भी जाने की एसपी कभी भी उनकी बात सुन सकता है और उनके घर पहुंच सकता है और उनकी क्लास लगा सकता है। तो ये मैसेजिंग का है। ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदुस्तान में बहुत अपराध है और बहुत ये इस तरह के जो चीजें हो रही घर के अंदर, बुजुर्ग प्रताड़ित हो रहे हैं, महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं। अगर आप उनकी आवाज नहीं सुन रहे हो और आप जनता के एसपी नहीं बन रहे हो, तो ये आपका एक वो होता है। मैं पब्लिक पुलिसिंग और पब्लिक का एसपी बनने का जो मेरा अपना एक टारगेट था, दैट आई अचीव्ड इन ऑल माय डिस्ट्रिक्ट्स। बहुत-बहुत धन्यवाद। इतनी महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी और सकारात्मकता की बात की। चलते-चलते 4 लाइन आपकी लिखी हुई अगर हमें सुनने मिल जाए, तो अच्छा लगेगा हमें। कौन सी अभी जो हाल में मैंने लिखी है? जी, जी। मैं आपको अभी जो मेरी लेटेस्ट मैंने कविता लिखी है अभी कोरोना में होने, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। ठहरा जी। ठहरा सा शहर, ठहर सी गई जिंदगी, अजीब सा खौफ है, हर कोई यहाँ डरा डरा सा है। हर किसी की जुबान पर एक ही प्रश्न है, अब आगे क्या? आगे भी जीवन होगा, अपनों के साथ हंसी ठिठोली होगी। बस तू अपनी हिम्मत बनाए रख, एक दूसरे का ख्याल बनाए रख, मन में अटूट विश्वास रख, लोगों के जीवन की आस बन, किंचित भी मत हो निराश, ये समय ही तो है, निकल जाएगा। क्या बात है। बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बातें शेयर करने के लिए और हम तो यही चाहेंगे कि आप ऐसे ही चुस्त तंदुरुस्त रहें और मौका मिले तो फिर प्रमोशन पे आप जबलपुर शहर संस्थाधानी में फिर आएँ अपनी सेवाएँ देने के लिए और पूरा जबलपुर शहर आपका वैसे ही वेलकम करेगा जैसे आप एसपी जबलपुर रहे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद रेवा टीवी डिजिटल मीडिया से बातचीत करने धन्यवाद, धन्यवाद।